नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है नाम्बी नारायण जी के प्रश्न का जवाब कब मिलेगा। अब हमारे हो सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मित्र हों जिन्हें नाम्बी नारायण हैं कौन यही पता नहीं, तो उनके लिए मैं एक सिफारिश करूंगा। कभी हाल में जुलाई महीने में एक फिल्म रिलीज हुई, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। इस फिल्म को जरूर देखें। और इसके लिए मैं उस फिल्म के जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आर माधवन जी हैं, उनके प्रति भी बहुत गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन्होंने राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने ऐसे व्यक्ति की कहानी को फिल्म पर चरितार्थ किया है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे देश के 90% लोग आज भी उस फिल्म के रिलीज होने के बाद भी नहीं जानते हैं। मेरा इस में एक छोटा सा प्रयास है कि मेरे कारण अगर एक भी व्यक्ति नाम्बी नारायण जी को जानता है तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मेरे कारण मैं उनका कारण बना कि हाँ कि नाम्बी नारायण साहब के बारे में वो जाने। तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि हाँ कि वो उस फिल्म को देखें। तो चलिए हम लोग उस मुद्दे पर बात करें कि आखिर नाम्बी नारायण जी का प्रश्न क्या है। और यह उनका जो प्रश्न है, यह उनका प्रश्न पूरे भारतवर्ष का प्रश्न है। तो पूरे भारतवर्ष का प्रश्न, अगर इसका जवाब हमारा देश ढूंढ लिया तो हमारे देश को इस सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनने से दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। लेकिन ज़रूरत है तो नाम्बी नारायण जी के जो प्रश्न है उनका जवाब मिलना चाहिए। अब आइए तो प्रश्न जानने के पहले थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग कुछ जान लें। आखिर नाम्बी नारायण थे कौन। नाम्बी नारायण हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, यानी कि उनकी गिनती आप डॉक्टर साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन जैसे लोगों के कतार में आप कर सकते हैं। इतने बड़े व्यक्ति और इतने बड़े वैज्ञानिक। इनके डिटेल्स आप इन फिल्मों में, इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और नहीं तो इनके बारे में अब बहुत सारे YouTube पर भी और आपको गूगल पर भी, विकिपीडिया में भी अब बहुत सारी बातें अब उनके बारे में अब आ चुकी हैं, और आप अगर जानना चाहेंगे तो आपको उनके बारे में सब पता चलेगा। मैं उस पॉइंट पर बात करूंगा जिससे उनका वो प्रश्न जुड़ा हुआ है। वो एक काफ़ी साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। काफ़ी साधारण का मतलब समझ जाइए कि भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना ज़िंदगी किसी तरह से चला ले रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाँ कि जितना चाहे उतना खा लिए और जैसा चाहे वैसा कपड़ा पहन लिए, इस तरह से भी नहीं। माने एकदम एक गरीब फैमिली से आप समझिए वो बिलोंग करते थे, लेकिन पढ़ने में काफ़ी वो कुशाग्र थे। और यही कारण था कि शुरू से ही उनको
लोगों ने समझा और उनको प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे वो इस मुकाम पर पहुँचे कि वो कमाते भी थे और पढ़ते भी थे। इस तरह से करके वो अपने जीवन को आगे बढ़े। जैसे कि आपने APJ अब्दुल कलाम साहब को भी आपने देखा होगा कि वो खुद ही कमा कर और पढ़े और धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुँचे। तो इसी तरह की कुछ कहानी उनकी भी। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो बात उस समय की है कि जिस समय इसरो में वो काम कर रहे हैं और उनकी प्रतिभा को डॉक्टर साराभाई ने पहचाना था और उनकी जो सोच थी वो इतनी आगे तक थी कि वो इसरो को ही आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। अब आप सोचिए क्या सोच थी कि इसरो को ही इतना शक्तिशाली बना दिया जाए कि यह अपना खर्च खुद निकालने लगे। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, जिससे आत्मनिर्भरता की बात अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। इस बात को वो उस समय करते थे। और हमारे देश में कलाम साहब जो थे, सॉलिड जो इंजन है, सॉलिड ईंधन से चलने वाला जो रॉकेट है, उसका उन्होंने उस इंजन का निर्माण किया था। DRDO में रहते हुए उन्होंने इस काम को किया था। और कलाम साहब एक बहुत बड़े जाना माना नाम थे। उसी समय में नाम्बियार साहब भी थे। तो नाम्बियार साहब जो था, सॉलिड के बाद लिक्विड इंजन हुआ, लिक्विड फ्यूल का इंजन, और इसके बाद होता है क्रायोजेनिक इंजन। तो नाम्बियार साहब का डायरेक्ट एम था कि हम लोग डायरेक्ट क्रायोजेनिक इंजन पर काम करें और उस पर काम करके और उस क्षेत्र में हम लोग इतना आगे बढ़ जाए कि जो सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च किया जाता है, उस लॉन्च करके और उस पैसे से हम लोग अपना इस रिसर्च के काम को और आगे बढ़ाते थे। ये उनका विज़न था उस समय का। और उनके विज़न को डॉक्टर साराभाई ने माना कि हाँ कि इनका सोच सही है, और इसके तहत जो है उनको इससे संबंधित अध्ययन करने के लिए उनको भेजा गया। अमेरिका भी गए और वहाँ नासा में उन्होंने इसकी पढ़ाई भी की और वहाँ पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और वहाँ पर उनको करोड़ों रुपये का पैकेज नासा के द्वारा दिया गया। करोड़ों रुपये, समझ सकते हैं भारत सरकार कितने वैज्ञानिकों को देती है, लाखों में देती है। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया, इससे ज़्यादा का वेतन नहीं है हमारे किसी वैज्ञानिक का। और वहाँ पर इनका करोड़ों में मिल रहा था वेतन, महीने का। अब आप सोच सकते हैं, जहाँ लाख है वहाँ कहाँ करोड़, अंतर समझ सकते हैं। और वहाँ पर एक वैज्ञानिक की क्या इज्जत है या प्रतिष्ठा है, तो ये आप हम सब अच्छी तरीक़े से जानते हैं। और इसीलिए वो राष्ट्र महान है। आज अमेरिका को हम लोग चाहे कितने गाली दे दें, लेकिन अमेरिकी और अमेरिका अपने देशवासियों के लिए एक महान राष्ट्र है। इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। तो उस समय उन्होंने उस ऑफ़र को ठुकराया और फिर वापस आए इसरो में और उन्होंने इस इंजन पर काम करना शुरू किया। इसी बीच फ्रांस जो था वो भी इस क्षेत्र में काम कर रहा था। उस कार्य में सहयोग देने के लिए एक ऑफ़र आया, जिस ऑफ़र को इन्होंने स्वीकार किया और डॉक्टर साराभाई से सलाह मशवरा करने के बाद में, उनके अनुमति के बाद इनकी एक टीम वहाँ गई और वहाँ पर इस निर्माण कार्य में अपना सहयोग दिया। और सहयोग देने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम जो है वहाँ पर जो सीखें और इस तरह से वहाँ के बातों को जाने कि वहाँ पर किया क्या था कि इन लोग को अलग अलग सेक्टर में बांट दिया था। नहीं,
कोई भी जो काम होता है, जैसे कोई एक गाड़ी बनता है, तो गाड़ी बनता है तो कहीं चक्का बन रहा है, तो कहीं इंजन बन रहा है, तो कभी इंजन का बाहरी पार्ट बन रहा है, तो कहीं इंजन का भीतरी पार्ट बन रहा है, तो कहीं उसका छत बन रहा है। इस तरह से बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है अलग 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 सेक्टर में। तो ये इन लोग का जो टीम था, उस टीम को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया था, और बांट दिया था तो वो कह रहा था कि हाँ कि उसका पीछे उसका एक सोच था कि अगर इसको हम बांट देते हैं तो ये सभी जो है एक रूप में उसको जान नहीं पाएगा कि हाँ कि यह जो है इंजन का कौन पार्ट कहाँ पर है, किस तरह से है। तो ये लोग कभी हमारे यहाँ काम भले कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी सीख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने इस सारे काम को किया, और जो कि आप फिल्म में देखेंगे। लेकिन अब आइए हम इस क्षेत्र में हम आते हैं कि हाँ कि इनका प्रश्न क्या था। तो अब वहाँ से उन्होंने सीख होकर आया, और यहाँ पर जब यहाँ लोग वापस आए तो इस चीज़ को अपने देश में बनाया। देश में बना है तो बना तो लिया इन्होंने इंजन, लेकिन इसका जो टेस्टिंग था वो टेस्टिंग यहाँ करना संभव नहीं था। तो इस टेस्टिंग को करने के लिए फिर फ्रांस जाया गया, और फ्रांस में जो टेस्ट किया गया उसमें ये लोग कामयाब रहे, और एक सफल प्रयोग रहा। और वहाँ से आने के बाद तब तक आपको 91-92 की बात है, उस समय रूस में जो था USSR था उस समय, सोवियत संघ, और वहाँ पर एक विद्रोह हो चुका था कि और देश में जो है एनार्की का माहौल बनते जा रहा था। और उसी पीरियड में भारत समझौता किया चीन से, रूस से, कि वो क्रायोजेनिक इंजन का जो है हमको टेक्निक मुहैया कराएं जिसे कि हम यहाँ पर बना सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने डील भी किया। लेकिन इसी बीच दूसरे जो देश थे, जैसे कि अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब जो थे, ये नहीं चाहते थे कि भारत जो इस क्षेत्र में जाए, क्योंकि भारतीय प्रतिभा का लोहा पूरा दुनिया मानती है। भले हमारे देश के कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं और भारत के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन भारत की जो प्रतिभा है और यहाँ के लोगों की प्रतिभा है वो पूरे दुनिया में जग जाएगी। हमारे दुश्मन इस बात को जानते हैं खूब अच्छी तरीके से। तो वो जान रहे थे कि यहाँ के अगर ये इस क्षेत्र में अगर भारत घुसा और इसमें अगर सफल हुआ तो अभी हम लोग का जो खेला है, जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया का, वो सब बंद हो जाएगा। जैसे कि दुनिया में कुछ लोगों का एक अधिकार था, जैसे कि रूस हुआ, चीन हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, इन लोगों का एक अधिकार था कि हाँ कि अंतरिक्ष में यही लोग काम करेंगे, और कुछ भी आपको करना है तो इन्हीं के थ्रू करना है। और एगो सैटेलाइट भेजिए उनको, लाखों रुपया अरबों डॉलर दीजिए उनको, तो इससे उनका कारोबार होता था, बिजनेस होता था, बस सीधा बात है। वो नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र में ये आगे बढ़े। इसी बीच में वो जो डील हुआ था सोवियत संघ से, उसी दरमियान जो है सरकार वहाँ पर भी बदल रही थी और वहाँ की स्थिति ठीक नहीं थी। अमेरिका उस पर पूरा दबाव डाल रहा था कि नहीं आपको ऐसा करना है, आपको भारत के साथ ये डील नहीं करना है। फिर भारत के साथ सोवियत संघ जो है वो डील को तोड़ दिया, लेकिन फिर किसी तरह से उसको एडजस्ट करके डील को दूसरे रूप में फिर डाला गया। और इतना ना ज़्यादा अफरा तफरी था कि भारत सरकार और जो इसरो के और भी जो लोग थे वो इस चीज़ से पिंड छुड़ाना चाहते थे, कहते कि भाई कि अब छोड़िए, अब इसको हम लोग अपने से ही विकसित करेंगे, अब इसको देखेंगे कितना टाइम लगेगा, क्या नहीं करेंगे। लेकिन ये नाम्बी नारायण साहब जो थे ये चाहते थे कि नहीं, जितना भी रिस्क लेना हो, कुछ भी करना हो, हम लोग करेंगे। और इस दरमियान इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लेकर रूस गए, और वहाँ से अमेरिकियों के नज़रों से छिपते हुए, अब आप समझिए, डील हो रहा है रूस और भारत के बीच, लेकिन वहाँ पर अमेरिका का प्रभुत्व इतना बढ़ चुका था उस समय 91-92 के समय में कि रूस सरकार भी डर रही थी कि भाई कि यहाँ का अगर ये डिस्क्लोज होता है तो बहुत परेशानी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उन सब परिस्थितियों से निपटते हुए वो कुछ भाग जो है वहाँ का लेकर आने में सफल रहे भारत में, और फिर अगला पार्ट भी किसी तरह से वो
रहते तो ला ही लेते, और ला लेते तो हमारे यहाँ क्रायोनिक इंजन जो है, जो आपको 20 में हम लोग इसके लिए कैपेबल हुए और 18 में वो उसी समय हम लोग हो गए रहते, मतलब कि 96-97 तक, मैंने समझिए कि 18-20 साल हम लोग बैक हुए। अब देखिए कि अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है। अचानक नाम्बी नारायण साहब के घर पर और उनको अचानक से केरला की पुलिस गिरफ्तार कर ले रही, और गिरफ्तार करने के साथ ही इनको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि मत समझिए। और उसी समय गिरफ्तार किया गया, तुरंत आईबी का टीम, जिसमें 3-4 पदाधिकारी पहुंच गए वहां पर केरल में, त्रिवेंद्रम में, और उन लोगों के द्वारा भी इन पर टॉर्चर किया गया। टॉर्चर इतना किया गया कि समझिए कि जान से मारने का पूरा प्रयास किया गया। ये मरे नहीं, बस इतना ही का। और इन पर केस क्या किया जा रहा है कि मालदीव की एक औरत है, उसके साथ इन्होंने होटल में संबंध बनाया और इनके डील किया, और जो है ये इंजन का जो है पूरा राज जो है वो पाकिस्तान को बेच दिया। अब आप समझिए, जो आदमी एक अपने देश के लिए करोड़ों रुपया का नासा का ऑफर को ठुकरा दिया, उस व्यक्ति पर इल्ज़ाम क्या लग रहा है कि हाँ कि ये पैसा के चलते ये करोड़ों का डील करके और इसका जो है सूचना जो है विदेशी सरकार, और इनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, इतना दुर्व्यवहार किया गया कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिल्म देखिएगा तो उसकी कुछ झलक आपको मिलेगी, और बाकी आपको अपने खुद कल्पना करना पड़ेगा। इनके पूरे परिवार को तहस नहस किया गया, इनके बेटे बेटी, पत्नी इतनी टॉर्चर हुई वहाँ के लोगों के द्वारा। कुछ पॉलिटिकल पार्टी थी जो इसका एडवांटेज ले रही थी, और इनके घर पर पत्थर फेंकना, इनके बच्चे को डिस्टर्ब करना, इनकी पत्नी को ताना मारना, पूरा सामाजिक सब तरह से इनको जो है पारिवारिक हर स्थिति से तहस नहस कर दिया गया। और इनको थाने में, जेल में इतना टॉर्चर किया गया कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या थे, और लोग भी तो जानते थे जो इनके साथ थे, ऐसा तो नहीं था कि हाँ कि वो नहीं जान रहे। तो ऐसी परिस्थिति में यह बात पूरा हाई लेवल की हो चुकी थी उस समय, और उसी सरकार पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा कि वहाँ सीबीआई इंक्वायरी बैठानी पड़ी। और जब सीबीआई की इंक्वायरी बैठी तो वो प्रथम दृष्टया ही देखकर बता दिया और जांच करके बता दिया कि नहीं, ये तो पूरी तरह से निर्दोष है, और फिर इनको छोड़ना पड़ा। और उसके बाद इन सब चीज़ों में जो समय लगा और जो टॉर्चर हुए, इन सब काफ़ी समय बीत गया, और इन 4-5 सालों में सरकारें भी बनी और ये रिहा भी हुई। लेकिन रिहा होने के बाद भी जो है वो पूरा जो इनका सेटअप था क्रायोजेनिक इंजन बनाने का, जो एक टीम था, वो टीम को भी तोड़ ताड़ हो गया। इसमें से कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए, और इस तरह से जो है एक भारत का एक वैज्ञानिक ही नहीं बर्बाद हुआ, बल्कि एक भारत जो एक स्पेस के क्षेत्र में जो एक महाशक्ति आज से 20 साल पहले बन सकता था, उससे उसी चीज़ को प्राप्त करने में आगे 20 साल लगे। तो इस सारे चीज के जिम्मेवार कौन था? अब उसके बाद आपको 2014 में सेंट्रल की भी सरकार बदल गई, वहाँ पर भी सरकार बदल गई थी केरला में, और नाम्बी नारायण जी रिहा भी हो गए।
लेकिन रिहा होने के बावजूद भी उन पर जो वो ठप्पा लगा हुआ था वो छूट नहीं रहा था, क्योंकि ये बाइज्जत बरी नहीं हुई थी और इसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। अब देखिए उनकी लड़ाई लड़ने का उनका क्या मकसद था। उनका मकसद ये नहीं था कि हाँ कि इससे कुछ मुझे लाभ हो, वो ये चाहते हैं कि हाँ कि फिर कोई ईमानदार को इस तरह से टॉर्चर नहीं किया जाए, और इसकी वो अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो नई सरकार आई, उस सरकार ने इनको रिकॉग्नाइज किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में जो हमारी सरकार है, उन्होंने इस गलती को सुधारते हुए इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। केरल की जो अभी तत्कालीन सरकार है, वो भी इन्हें जो मुआवजा था वो दिया। सब चीज़ इनको अब फिर से रिकॉग्नाइज हो गए कि हाँ कि भाई कि ये अच्छे आदमी थे। लेकिन जो देश का नुकसान हुआ उसका क्या? इनकी नुकसान की तो आप भरपाई कर दिया, लेकिन जो देश को नुकसान हुआ। अब आते हैं हम लोग उस प्रश्न पर जो नामी नारायण जी का यह प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न ये है कि ठीक है, मैं दोषी नहीं था, यह सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया और इसका आदेश भी दिया कि हाँ कि ये निर्दोष थे, इनकी कोई गलती नहीं थी। इनको मुआवजा भी दिया गया, जहाँ के इनके चलते इनको जितना सफ़र करना पड़ा इसके लिए इनको मुआवजा भी मिली। और हमारी वर्तमान सरकार ने अपने गलती को स्वीकार करते हुए इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी और इनको रिकॉग्नाइज किया गया कि जो सम्मान के आप हकदार थे वो आपको वो हक मिला। लेकिन उसके बावजूद इनका जो प्रश्न है, उस प्रश्न को आप सुनिए। प्रश्न ये है कि ठीक है, प्रश्न है कि ठीक है कि मुझे फिर बाइज्जत बरी किया गया, मुझे मुआवजा भी दिया गया, मुझे सम्मान भी दिया गया, लेकिन आखिर इसका दोषी कौन है कि मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया गया, मुझे इस तरह से गिरफ्तार किया गया और पूरा यह जो है क्रायोजेनिक इंजन बनाने के जो भी प्लान था, इस प्लान को 20 साल तक पीछे कर दिया गया। आखिर इसका दोषी कौन है? कोई ना कोई तो दोषी है। तो वो कौन है? उसको सजा मिलनी चाहिए, और उसको जब तक सजा नहीं मिलती है तब तक नामी नारायण जी के आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, और उनको सजा नहीं मिलती है तब तक यह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है और उस शिखर को नहीं पहुंच सकता है जिस शिखर का यह हकदार है। क्योंकि ठीक है, जिसके ऊपर गलती की जा रही है, हमारे देश की यह व्यवस्था देखिए कैसी सिस्टम बना हुआ है कि मेरे साथ गलत किया गया तो मुझे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन मेरे साथ जो किया, कौन किया, उसका कोई खोजे नहीं होगा। तो आखिर तो वो तो जहां है फिर से इस तरह की गलती करेगा, क्योंकि उसको तो सजा मिला नहीं। आखिर उसके पीछे कोई ना कोई साजिश तो होगी, उसका कोई रचनाकार तो होगा, उसका कोई डायरेक्टर तो होगा। अब आप देखिए कि उसमें का एक छोटा प्यादा आरबी श्री कुमार जो आईपीएस पदाधिकारी, वो गिरफ्तार हुआ है कहाँ? वो तीस्ता सीतलवाड़ के कांड में मोदी जी के ऊपर जो फर्जी केस चला रही थी, और उस समय वो गुजरात का आईपीएस पदाधिकारी था आरबी श्री कुमार। वही पदाधिकारी जो है आईपीएस पदाधिकारी इस नामी नारायण जी को टॉर्चर किया था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई भी उनके केस में नहीं, देखिए बात, वो केस दूसरा है, वो नरेंद्र मोदी जी का केस है और गिरफ्तारी उस सिलसिले में हुई है। लेकिन उनके गिरफ्तारी के बाद नामी नारायण जी यह बात बोले हैं कि आज मुझे कुछ राहत महसूस हुई कि दोषी जो है वो उसको मेरे केस में नहीं किसी भी केस में सजा मिली, कि वो आज गिरफ्तार है।
और आज जेल में। अब इस तरह का, अब आईबी का जो पदाधिकारी था उसको कौन भेजा, उसके पीछे किसका साजिश था, और ये आईपीएस पदाधिकारी था, इसके पीछे कौन साजिश था। वो तो जो आईपीएस या कोई आईबी का पदाधिकारी, उसको क्या पड़ा हुआ है कि भाई गिरा के किसी को गिरफ्तार करे, उसको टॉर्चर करे, जब तक उसको कहीं से डायरेक्शन नहीं मिलेगा। और डायरेक्शन मिला कहाँ से, जो इस देश को 20 साल पीछे कर दिया। तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है नाम्बी नारायण जी का। आप सभी इस फिल्म को देखें, लेकिन सिर्फ देख के बैठने से कुछ नहीं होगा। हाँ कि बड़े अच्छे थे, ये थे, उसे, कुछ नहीं। उनका जो ये प्रश्न है कि आखिर मैं निर्दोष हूँ तो आखिर इसका दोषी कौन है, और यह जो प्रश्न है ये पूरे देश का प्रश्न है। और जिस दिन इस प्रश्न का हल निकलेगा, हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया बनेगा। ज़रूरत इस बात की है कि इस प्रश्न को सिर्फ नाम्बी नारायण जी का प्रश्न नहीं रखा जाए, या प्रत्येक हिंदुस्तानी का प्रश्न होना चाहिए, और इसका हल पूरे हिंदुस्तान को खोजना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश का कल्याण होगा। धन्यवाद। आप लोग भी इस पर अपना मंतव्य दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिर नमस्कार।